हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित कुमार सिंघवी और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर दो पार्ट्स में हमें वो दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट weighing 5 kg when placed at a height of 5 meter above the ground given gravitational constant g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको क्या गिवन है यहाँ पे कि जो हमें ना एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का जो 5 मीटर हाइट पे रेस्ट पे है और उसका पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है। और हमें ये भी गिवन है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक 40 वॉट का ट्यूबलाइट है जो 8 घंटे पर दिन चलता है। ठीक है। और हमें ये पता लगाना है कि वो एक दिन के अंदर कितनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब 11th का जो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है, आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है m इंटू एच इंटू जी, मतलब मास इंटू हाइट इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमको मास तो गिवन है 5 kg, हाइट भी गिवन है 5 मीटर और हमको जी की वैल्यू भी दी हुई है जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 245 जूल्स। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो 5 मीटर अबोव द ग्राउंड रखा गया है उसके अंदर 245 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, तो एनर्जी का एक फॉर्मूला रहता है करके, वो होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है। तो हमको पावर भी गिवन है ट्यूबलाइट का और टाइम भी गिवन है, पर क्या है कि जो एनर्जी की यूनिट रहती है वो रहती है किलोवाट पर आवर के अंदर। तो हमको पहले जो ट्यूबलाइट की पावर है उसको अंदर है ना उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। तो 40 वाट को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.04 किलोवाट। ठीक है ना। तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ और आंसर आएगा 0.32 किलोवाट पर आवर और 2.32 यूनिट्स के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ट्यूबलाइट है वो एक दिन के अंदर 0.32 यूनिट्स यूज करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी है, उसके अंदर भी दो क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.125 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको 0.125 मोल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसका मास हमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बोलना है, पता लगाना है कि राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। हमको 4 कंपाउंड्स के नाम गिवन है और उसके हमको केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है उसके अंदर हमको क्या करना है, अगर किसी भी हमें कंपाउंड का अगर है ना हमें मास फाइंड आउट करना है और हमको उसके मोल्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड का आइदर एटॉमिक मास उस मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास उस मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंस ये कंपाउंड है तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हमें NaOH का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको सोडियम का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो उनका इंडिविजुअल एटॉमिक मास है वो हमें पता होना जरूरी है। तो जो मैंने वो गिवन दिया आपको, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इन तीनों को प्लस कर दो तो हमको NaOH का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा जो है 40। तो अब इस मॉलिक्यूलर मास को हमें मोल से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसका वेट होगा। तो NaOH का जो वेट है 0.125 मोल का वो है 5 ग्राम। इसका सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर क्या है कि हमको देखो, फॉर एग्जांपल हमको दिया सबसे फर्स्ट दिया है वो है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो पहले हमें अमोनियम आयन और डाइक्रोमेट को अलग अलग लिखो, फिर उनका जो पावर है, जैसे अमोनियम की जो पावर है +1 वो उसके नीचे लिख दो और जो डाइक्रोमेट की जो पावर है -2 उसके नीचे लिख दो, फिर उन दोनों को क्रॉस में कर दो। तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, NH जो अमोनियम आयन उसके नीचे 2 आ जाएगा और जो डाइक्रोमेट आयन उसके अंदर 1 आ जाएगा। तो उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो तो क्या होगा, जो अमोनियम आयन है वो 2 हो जाएगा और क्रोमेट डाइक्रोमेट है वो एक ही रह जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। तो ये है अमोनियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला। सिमिलरली बाकी सब एग्जांपल्स में भी हमको यही करना होगा। जैसे हमको दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो उसका निकालने के लिए एल्यूमिनेट का जो है वो पावर रहता है +3 रहता है और सल्फेट का जो पावर रहता है 2 माइनस रहता है, उसको रख नीचे लिख दो, फिर क्रॉस कर दो, ऐसा आ जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। ये है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है। सिमिलरली हमको कैल्शियम फॉस्फेट के साथ भी यही करना है। तो कैल्शियम फॉस्फेट के लिए कैल्शियम का जो पावर है वो +2, फॉस्फेट का है जो है -3, उन दोनों को क्रॉस कर दो और आ जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। सिमिलरली हमको फेरिक ऑक्साइड का निकाला। अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड क्या हुआ करके, आयरन की पीछे 3 लिखा हुआ, जो आयरन रहता है उसके अंदर 2 फॉर्म्स रहती है, एक होती है +2 फॉर्म, एक होती है +3 फॉर्म। जो +2 फॉर्म रहती है उसको हम फेरस कहते हैं और +3 फॉर्म को हम फेरिक कहते हैं। यहाँ हमको फेरिक का पूछे क्योंकि रोमन नंबरिकल्स में उसके पीछे 3 लिखा हुआ था। फेरिक ऑक्साइड का निकालने के लिए फेरिक के नीचे +3 लिख दो, ऑक्सीजन के लिए -2 को तो क्रॉस कर दो, आ जाएगा Fe2O3। ये रहेगा फेरिक ऑक्साइड। अगर सिमिलरली हमको फेरस ऑक्साइड का निकालना होता तो मैं उसके नीचे +2 लिखता और +2 को क्रॉस करता तो FeO आता, वो होता है फेरस ऑक्साइड।
ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफाइंड सेल्यूलर डिफ्यूजन, नेम एनी 2 एलिमेंट्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सेल्यूलर डिफ्यूजन, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ सेल्यूलर डिफ्यूजन। यहाँ पे हमसे सेल्यूलर डिफ्यूजन की बात की जा रही है। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि सेल्यूलर डिफ्यूजन समझाओ, सेकंड में पूछा था कि 2 ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताओ जो सेल्यूलर डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और थर्ड पूछा गया कि 2 एडवांटेजेस बताओ सेल्यूलर डिफ्यूजन के। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमसे सबसे पहला दिया हुआ है द प्रोसेस बाय विच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन टू सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो क्या है यहाँ पे जो सेल होता है अपना, सेल की जो अब सेल मेम्ब्रेन रहती है वो एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू जो एटम्स है उसका पासिंग होता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे कि आपने कभी अंगूर देखा होगा, अब अंगूर को कभी पानी के ग्लास के अंदर डालोगे तो अंगूर फूल जाता है। कैसे? तो अंगूर की जो स्किन है बाहर की वो भी एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, और अंगूर के अंदर पानी तो होता नहीं है, तो हाई कंसेंट्रेशन जो बाहर पानी है ग्लास के अंदर वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जो अंगूर के अंदर जाएगा तो अंगूर पानी से फूल जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली सेल्स के साथ भी यही होता है। ठीक है। अब सेकंड आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड थ्रू सेल्यूलर डिवीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सेल्यूलर डिवीजन के थ्रू होता है। चलो देखते हैं अब इसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है। रेस्पिरेशन कैन बी टेक प्लेस थ्रू सेल्यूलर डिफ्यूजन। सेल्यूलर डिफ्यूजन है उसके थ्रू रेस्पिरेशन टेक प्लेस। सिंस यहाँ पे मैंने ऊपर बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो रेस्पिरेशन होना तो होना ही था। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में होता है कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी सेल क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, तो वो ट्रांसपोर्ट तो हो ही रहा है सेल्यूलर डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है। और सेकंड जो है मेंटेनेंस ऑफ सेल लिक्विड एंड न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो बी टेक प्लेस। तो क्या है कि देख सेल है वो एक लिविंग थिंग है, ऑब्वियसली सेल है तो एक लिविंग थिंग होगी, तो सेल को क्या होगा, उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, और न्यूट्रिशन कैसे लेगा, बाहर से लेगा, और अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने क्या करेगा, सेल डिफ्यूजन का यूज करेगा। ठीक है। Question number 14. Explain the action of antibiotics penicillin in the disease prevention. हमसे यहाँ पे पूछा गया कि जो पेनिसिलिन का एक्शन रूट बताना है हमको, जिससे वो डिसीज प्रिवेंट करता है, कैसे करता है आप देखते हैं इसका। अब देखिए, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट इज गिवन टू स्टॉप बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरियल सेल्स which restricts its growth in our body. Since our cells don't have any cell wall, so penicillin doesn't affect us. अब इसमें क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्टॉप करता है। कैसे करता है? वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनके ऊपर जो सेल वॉल होती है उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। उनकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है तो क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स है वो सेल वॉल नहीं बना पाएगी, तो उसकी ग्रोथ अपनी बॉडी के अंदर नहीं होगा, और अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो इन्फेक्शन है वो रुक जाएगा। और अपनी सेल्स पे क्या है कि सेल वॉल होती नहीं है, तो अपने सेल को ये इफेक्ट नहीं करेगा पेनिसिलिन। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Although there is huge increase in the CO2 production by various human activities, the atmospheric CO2 level is amounted in small quantities like around 409 parts per million. Explain its situation and consequences. यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इवन इतना ह्यूज अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे ह्यूमंस द्वारा, स्टिल तो भी है ना CO2 के जो एनवायरमेंट में जो लेवल्स है वो इतने छोटे छोटे पार्ट में क्यों बढ़े जा रहे हैं, क्यों? तो हमें उसका सिचुएशन बताना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है, दिस इज बिकॉज द एनवायरमेंटल CO2 level is maintained or fixed by natural processes of photosynthesis by plants on land and by chemical biological synthesis of marine animal life in ocean. The inorganic compounds are converted into organic carbon compounds and is later assimilated by living organisms. The current CO2 level is 409 ppm, which is still higher than the normal levels. Therefore, reduction in CO2 is encouraged to save Earth from global warming. अब इसका मतलब क्या है, जो CO2 लेवल है ना, अपने जो CO2 लेवल है, जो एनवायरनमेंट का CO2 लेवल है, वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मेंटेन किया जाता है, लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइक केमिकल बायोसिंथेसिस, जो मरीन एनिमल्स करता है, जो उनका प्रोसेस रहता है, वो कैसे फूड क्रिएट करता है वो आपको आगे पता चलेगा। तो वो उसके बेसिस पे ये अपना CO2 लेवल मेंटेन किया जाता है आसपास अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो क्या है, जो इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो अपने प्लांट्स से उसको ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर अपने एनिमल्स वगैरह उसको अक्वायर करते हैं, उसको यूज करते हैं, और लेटर वो वापस एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है CO2 के थ्रू। ठीक है ना। तो CO2 जो लेवल्स है वो 409 ppm के अराउंड है, जो स्टिल अभी हाई है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही है। तो हमें क्या कहा जाता है कि CO2 को कंजप्शन को कम करना, CO2 के जो यूज, CO2 जो इंक्रीज हो रही है इसको हमें लेवल में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर कमिंग टू इंटेलीफाई, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।